वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 35 है यूपीपीएससी आरओ के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। देखिए यूपीपीएससी आरओ में जीएस के 140 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और जो दूसरा पेपर होता है वो हिंदी का होता है, उसमें 60 प्रश्न आते हैं, यानी टोटल हो गए 200 प्रश्न। 200 प्रश्न के लिए कितने अंक हैं? 200 ही अंक हैं, ठीक है। मेरिट जो बनेगी दोनों को मिलाकर बनेगी, 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो जीएस भी इंपॉर्टेंट है इसकी, हिंदी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है इसकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 35 तक पहुँच सकते हो, और इसकी आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो और टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है वायस्फीयर रिजर्व, यह है उनकी अवस्थिति जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वो होंगे। खंगचेंद जोंगा के सामने लद्दाख लिखा है, देहांग देवांग के सामने अरुणाचल प्रदेश, मानस के सामने असम, और दिब्रू शखोवा के सामने भी असम ही। मानस सभी को पता होगा, ठीक है, असम में है। दिब्रू सैखोवा भी असम में है। देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश करेक्ट है। खंगचेंद जोंगा ये लद्दाख में नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। तो खंगचेंद जोंगा जो वायस्फीयर रिजर्व है वो है सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम। दूसरा प्रश्न है, भारत में अगस्तमाला वायस्फीयर रिजर्व का विस्तार है। कहीं कहीं अगस्तमलाई भी लिखा है एनसीईआरटी की बुक्स में। कहाँ है इसका विस्तार? अगस्तमला वायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार, देखिए इसका विस्तार है दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख सिक्किम को हटा दीजिए, ठीक है। मध्य पूर्व को भी एलिमिनेट कर दीजिए, जो कि है छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा, यह है तमिलनाडु केरल कर्नाटक में। तो विकल्प 20 का आंसर हो जाएगा। तो अगस्तमाला वायस्फीयर रिजर्व का जो विस्तार है वो है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, या केरल तमिलनाडु और कर्नाटक में। तीसरा प्रश्न है, लेमरू हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? लेमरू हाथी रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। तो लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। नंबर 4 पर आ जाइए। संग्रहालय अनुदान योजना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई? किसकी है यह? सहकारिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, या श्रम और रोजगार मंत्रालय? म्यूजियम ग्रांट स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री? संस्कृति मंत्रालय। तो संग्रहालय अनुदान योजना की शुरुआत वर्ष 2013 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी। नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे अप्रैल में नहीं मनाते इसको, मार्च में मनाते हैं। मार्च में भी कब? 21 मार्च को। तो 21 मार्च 2021 को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे या इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी 2012 में। पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर तमिलनाडु नहीं है, इसका उत्तर केरल भी नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, इसका उत्तर है नागालैंड। तो नागालैंड राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विधा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है। नंबर 7 पर आ जाइए। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, और आपको बताना है कि इसका दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है। आर्थ्रोपोडा तो सबसे बड़ा हो गया। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। आपको बताना है कि विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? मोलस्का है, एनेलिडा है, कॉर्डेटा है, या नेमेटोडा है? मोलस्का है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो ऑर्थोपोडा के बाद जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है, जो फाइलम है, वो है मोलस्का, ठीक है। घोंगा, सीपी, ये सब मोलस्का में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? भारत की है, इनका नाम है
झूलन गोस्वामी। तो हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबले में झूलन गोस्वामी ने अपने वनडे करियर का 250वां विकेट लिया। उन्होंने इंग्लैंड की टेमी व्यूमोंट को एलबीडब्ल्यू आउट करके ये उपलब्धि हासिल की। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में कुल कितने वायस्पर रिजर्व हैं जिन्हें मैन एंड वायस्पर रिजर्व प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? प्रश्न को समझिएगा, क्या पूछ रहा है? भारत में कुल कितने वायस्पर रिजर्व हैं ये नहीं पूछ रहा, आगे भी ऐड करके पूछ रहा है जिन्हें मैन एंड वायस्पर रिजर्व प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की गई है। अगर प्रश्न इतना ही समाप्त हो जाता तो उत्तर कुछ और होता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक उत्तर बदल गया है। देखिए, भारत में कुल 18 वायस्पर रिजर्व हैं। इनमें से 11 वायस्पर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड वायस्पर रिजर्व प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है। तो अब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। ठीक है, हाउ मैनी वायस्पर रिजर्व आर देयर इन इंडिया विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली अंडर मैन एंड वायस्पर रिजर्व प्रोग्राम? 11। तो भारत में कुल 18 वायस्पर रिजर्व है, जिनमें से 11 वायस्पर रिजर्व को मैन एंड वायस्पर रिजर्व प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है। वो 11 कौन कौन से हैं? नीलगिरी, सबसे पहले मान्यता जो है मैन एंड वायस्पर रिजर्व की इसी को मिली। उसके बाद मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी। ये हैं कहाँ कहाँ पर, ये भी सब पता होना चाहिए, पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, पंचमढ़ी, सिंपलीपाल, अचानक मार, अमरकंटक, महान निकोबार यानी ग्रेट निकोबार कहना चाह रहा है। ठीक है, अगस्तमला और खंगचेंदजोंगा। और इसको 2008 में मैन एंड वायस्पर रिजर्व प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया। 10वां प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो चार चार कथन है यहाँ पर, 3 जो हैं वो गलत होंगे, केवल एक ही करेक्ट होगा। कौन सा है वो? यह मानव के लिए हानि रहित है, यह एक दुर्गंध युक्त गैस है, यह जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन का परिणाम है, यह एक ग्रीन हाउस गैस है। एक चीज छूट गई, यह ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO ग्रीन हाउस गैस थोड़ी है, गलत हो गया वाला स्टेटमेंट। यह दुर्गंध युक्त गैस है, दुर्गंध नहीं आती इसमें से, गंधहीन है ये, मानव के लिए हानिकारक है, हानि रहित नहीं है। मनुष्य के जो ब्लड होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ क्रिया करती है बहुत तेज, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो कि एक विषाक्त पदार्थ है उसका निर्माण करती है। तो हानिकारक है, हानि रहित नहीं है, गलत है स्टेटमेंट। गंधहीन है तो ये भी गलत है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ये सब। ये सी वाला स्टेटमेंट सही है, जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन का परिणाम है, यानी ऑटोमोबाइल से निकलती है ये। तो यह जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन का परिणाम है, सी वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन, धातु कर्म संचालन, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, सिगरेट पीने के कारण उत्पन्न होती है। यह एक दहनशील है, ईंधन स्रोत के रूप में काम कर सकती है और हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बना सकती है। यह आसानी से ब्लड के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक विषैले पदार्थ का उत्पादन करती है। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन जो है बाधित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव में हो सकता है दृष्टिहीनता, हृदय रोग हो सकते हैं, सिरदर्द हो सकता है। ठीक है, और ये गैस रंगहीन है और गंधहीन भी है, और यह एक स्थायी वायु प्रदूषक नहीं है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 बनाती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक रूप से वातावरण से हटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की एक अवस्था नहीं है? अधिकतर प्रश्न में से जनरल साइंस के ही हैं। पदार्थ की कौन सी एक स्टेज नहीं है इसमें? भित्ति, प्लाज्मा, तरल, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेट। देखिए, कभी पदार्थ की जो है 3 अवस्था हुआ करती थी, ठोस, द्रव और गैस, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई। तो वर्तमान में पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म, और चौथी है प्लाज्मा, और 5वीं है वोज
आइंस्टीन कंडेंसेट, भित्ति नहीं है इसमें, प्लाज्मा है, तरल है यानी लिक्विड फॉर्म हो गई, और ये डी वाला भी है, ए वाला नहीं है। तो पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। ठोस यानी सॉलिड, तरल यानी लिक्विड, गैस यानी गैस, प्लाज्मा प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, याद रखिएगा इस चीज़ को। 12वां प्रश्न है, हीरा जिसका हम गहनों में उपयोग करते हैं क्या है वो? एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, एक धातु है, एक मेटल है, यौगिकों का एक मिश्रण है, ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, या एक तत्व है, एन एलिमेंट। द डायमंड विच वी यूज इन ज्वेलरी इज एन एलिमेंट, एक तत्व है ये। तो हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप है, जिसमें कई कार्बन होते हैं जो एक साथ टेट्राहेड्रली रूप से जो है जुड़े होते हैं। देखिए, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरे होते हैं, और उनमें मजबूत सह संयोजक आबंध सबसे मजबूत प्रकार के रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। रंगहीन हीरे का उपयोग रत्नों को बनाने में किया जाता है, और रंगीन हीरे जैसे काले हीरे का उपयोग कांच को काटने में और चट्टानों को ड्रिल करने वाली मशीनों को बनाने में किया जाता है। देखिए, कार्बन में परमाणु क्रमांक संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12 होती है, और यह प्रकृति में मुक्त और यौगिक दोनों रूपों में बहुतायत से होता है। कार्बन के अन्य अपरूप की बात करें तो ग्रेफाइट, फुलरेन और ग्रेफीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तीन चीज़ों को याद रखिएगा, तीनों को। देखिए, हीरा जो है ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट कोयले आदि जैसे कार्बन के अपरूप क्रिस्टलीय ठोस हैं, लेकिन लकड़ी पत्थर जो है वो गैर क्रिस्टलीय ठोस है, इसको भी याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व के किस क्षेत्र में आपको पर्यटन, सीमित पर्यटन, मछली पकड़ने और चराई आदि की अनुमति होती है? कौन सा इसमें, ये पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, 3 जोन होते हैं इसके, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन और कोर जोन, यानी बफर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, कोर क्षेत्र। इन विच एरियाज ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व आर टूरिज्म, ठीक है, फिशिंग एंड ग्रेजिंग अलाउड, किस में होती है? ये होती है बफर क्षेत्र में, बफर जोन, ऑप्शन नंबर ए। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सांकेतिक भागों के लिए दिया गया एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो स्थलीय या तटीय या समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के बड़े क्षेत्रों या दोनों संयोजन को शामिल करता है। बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना की बात करें तो इसमें होता है एक कोर क्षेत्र, ठीक है, और इसमें होता है एक बफर क्षेत्र, ये PDF मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम में, इसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है, और एक होता है संक्रमण क्षेत्र। जो बफर क्षेत्र होता है इसमें सीमित पर्यटन, मछली पकड़ना और चराई आदि की अनुमति होती है, और इस क्षेत्र में मानव का प्रवेश कोर क्षेत्र की तुलना में अधिक एवं संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम होता है। इसको पढ़ लीजिएगा तीनों को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। मधुमक्खी जब काटती है, ठीक है, तो अत्यंत पीड़ा होती है, क्यों होती है वो? उसके डंक में ऐसा क्या होता है, डंक या दंश में ऐसा क्या होता है, कौन सा रसायन होता है इनमें से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है क्या, सल्फ्यूरिक एसिड होता है क्या, या मेथनोइक एसिड होता है, या फिर एसिटिक एसिड होता है? एसिटिक अम्ल तो सिरके में होता है, तो इसकी उम्मीद तो ना के बराबर है। सल्फ्यूरिक एसिड भी कहाँ होगा इसमें? इसमें होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम में, ठीक है, कि मधुमक्खी काट ले या चींटी काट ले तो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, लेकिन फॉर्मिक एसिड तो है नहीं ऑप्शन में, तो फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड, एक ही बात है, डी है इसका आंसर। तो बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक एसिड या मेथनोइक अम्ल होता है, जिसे आमतौर पर फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। सिट्रिक अम्ल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिट्रिक अम्ल वाले फलों को खट्टा फल कहा जाता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं और विटामिन सी का अच्छा स्रोत होते हैं। विटामिन सी के कमी के कारण जो है मानव में स्कर्वी रोग हो जाता है। ये तो सारी बातें सही लग रही हैं पढ़ने से, ठीक है, तो करेक्ट है स्टेटमेंट डी। तो सिट्रिक अम्ल वाले फलों को जो है खट्टे फलों के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर नींबू हो गया, नारंगी हो गया, अंगूर हो गया, ठीक है, नारंगी यानी मौसमी, ये स्वाद में होते हैं खट्टे और विटामिन सी का होते हैं अच्छा स्रोत, और विटामिन सी की कमी के कारण मानव में हो जाता है स्कर्वी रोग।
तो विटामिन सी को लेते रहिएगा इससे बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। जब प्राकृतिक रूप से रबर प्राकृतिक रूप से डैश से निकाला जाता है? जड़, रूट, छाल से, बार्क, पत्ती, लीफ से, फ्लावर से, फूल से। रबर जो है प्राकृतिक रूप से निकाला जाता है छाल से यानी बार्क से। देखिए, रबर के पेड़ से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसका IUPAC नेम है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। रबर के पेड़ से प्राकृतिक रूप से लेटेक्स के रूप में निकाला जाता है। ठीक है, UPSC अलग से प्रश्न कर चुकी है और UPPCS भी, जिसे टैपिंग कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए, क्या कहा जाता है? टैपिंग कहा जाता है। और जिसमें जो है पेड़ की छाल पर चीरे लगाए जाते हैं और निकालने वाले द्रव को एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है। ये कथन कारण वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है कि प्रतिजैविक प्रतिरोध प्राकृतिक रूप से होता है। प्रतिजैविक प्रतिरोध प्राकृतिक रूप से होता है, यानी एंटीबायोटिक बोलते हैं प्रतिजैविक को, और कारण है इसका मनुष्य और जंतुओं में प्रतिजैविक दवाओं का दुरुपयोग प्रतिजैविक दवाओं को कम प्रभावी बना रहा है। प्रतिजैविक प्रतिरोध प्राकृतिक रूप से होता है, ये बात सत्य है बिल्कुल। मनुष्य और जंतुओं में प्रतिजैविक दवाओं का दुरुपयोग प्रतिजैविक दवाओं को कम प्रभावी बना रहा है। देखिए, बिल्कुल मनुष्य और जंतुओं में प्रतिजैविक दवाओं का जो दुरुपयोग है प्रतिजैविक दवाओं को कम प्रभावी बना रहा है। ये बातें तो दोनों करेक्ट लग रही हैं, ठीक है, करेक्ट हैं भी, लेकिन कोई तुकबंदी कथन करने वाली नहीं लग रही है। तो इसका स्टेटमेंट जो होना चाहिए कि दोनों के दोनों ये सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो बी है इसका आंसर। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, जो प्रतिजैविक हैं एंटीबायोटिक्स हैं, वो दवाएं हैं जिनका उपयोग जीवाणु के संक्रमण को रोकने और इलाज के लिए किया जाता है। प्रतिजैविक प्रतिरोध होता है और इन दवाओं के उपयोग की प्रतिक्रिया में जीवाणु जो है बदल जाते हैं। जीवाणु मनुष्य या जंतु नहीं बल्कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी बन जाते हैं। ये जीवाणु मनुष्य और जंतुओं को संक्रमित कर सकते हैं और उनके कारण होने वाले संक्रमणों का इलाज गैर प्रतिरोधी जीवाणु के कारण होने वाले संक्रमणों की तुलना में कठिन होता है। प्रतिजैविक प्रतिरोध जो है वो आज वैश्विक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और विकास के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। और प्रतिजैविक प्रतिरोध किसी भी देश में किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति को जो है प्रभावित कर सकता है। प्रतिजैविक प्रतिरोध किसी भी देश में किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। प्रतिजैविक प्रतिरोध प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन मनुष्यों और जंतुओं में प्रतिजैविक दवाओं का दुरुपयोग इस प्रक्रिया को तेज कर सकता है। इसलिए ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निमोनिया हो गया, तपेदिक हो गया, रक्त विषाक्तता हो गई, सूजाक हो गया और खाद्य जनित रोगों जैसे संक्रमणों की बढ़ती सूची जो है प्रतिजैविक दवाओं के रूप में इलाज के लिए कठिन और कभी कभी असंभव होती जा रही है, जो कम प्रभावी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। जब धातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? जब अधातुओं को जल में घोला जाता है, ठीक है, तो कौन सा वाला सही है? वे क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं, वे अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, वे उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं, वे हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, क्या करते हैं? जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तो वे क्या करते हैं? क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो जब अधातुएं जो हैं जल में घुलती हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं और अधिकांश धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। देखिए, विलयन में H+ आयन बनेंगे तो पदार्थ की प्रकृति होगी अम्लीय, और विलयन में H- आयन बनेंगे तो पदार्थ की प्रकृति होगी क्षारकीय। अधातुएं जल से जो है अभिक्रिया नहीं करती, इसको याद रखिएगा, परंतु अधातुएं ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाती है। अधात्विक ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है। CO2 + H2O = H2CO3, यानी कार्बोनिक अम्ल, कार्बन ऑक्साइड
और जल की अभिक्रिया से बनने वाला अम्ल है। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से बनने वाला अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलयन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन? कौन सा विलयन नहीं है? मिश्र धातु यानी एलॉय, मिल्क, दूध, वायु, एयर, शुगर। देखिए वायु में तो क्या क्या कितनी सारी गैसें मिश्रित हैं, तो वायु तो बिल्कुल एक विलयन है। दूध भी विलयन है। ठीक है, मिश्र धातुएं भी विलयन है। चीनी विलयन नहीं है, डी नहीं है, तो शुगर चीनी हो जाएगा। देखिए विलयन जो है एक तरल मिश्रण है जिसमें विलय के कण एक विलायक माध्यम में जो है घुल जाते हैं। विलय वह घटक है जो कम मात्रा में मौजूद होता है और विलायक विलयन का वह घटक है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। दूध की बात करें तो दूध जो है पानी होता है, दूध में वसा होता है, ठोस होता है। ठीक है, इसमें यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठोस के रूप में देखें तो दूध में जो है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और इसलिए दूध एक मिश्रण है और ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। और दूध के मुख्य यौगिक हैं लैक्टोज और केसीन। वायु जो है, वायु भी एक मिश्रण है। ठीक है, गैसों और धूल कणों का। वायु में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियोन है, हीलियम है, ऑर्गन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और वायु में तो जलवाष्प भी होती है। मिश्र धातु की बात करें तो मिश्र धातु अधातुओं के साथ दो या दो से अधिक धातुओं का सजातीय मिश्रण है। ठीक है, मिश्र धातु कुछ धात्विक गुणों वाला एक रासायनिक यौगिक है। उदाहरण के तौर पर समझे तो स्टील हो गया, पीतल हो गया, कांसा हो गया। चीनी की बात करें तो चीनी जो है एक यौगिक है जो 3 परमाणुओं के संयोजन से बनता है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। क्योंकि ये तीनों परमाणु रासायनिक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसलिए ये प्रकृति में एक यौगिक बनाते हैं। तो चीनी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न की तरफ आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन जो है एक दूसरे के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएगा? देखिए मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण की बात हो रही है तो रेत यहाँ विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है और नींबू का रस विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, यानी दूसरा चौथा हो जाएगा बी इसका आंसर। तो बी हो जाएगा। देखिए मिश्रण जो है एक ऐसा पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक होते हैं जो रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम समझे, जो वायु है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, CO2 और जलवाष्प जैसी गैसों का मिश्रण है। देखिए मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण में जो है वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पूरी तरह से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अभिभेद होते हैं समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि सोडा वाटर हो गया, मृदु पेय हो गया, नींबू पानी हो गया, लवण हो गया, शर्करा का विलयन। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वे पदार्थ जिनमें पदार्थ अलग हो रहते हैं और एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में जो है छोटे कणों, बूंदों या बुलबुलों के रूप में फैल जाता है, उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सभी विलयन और कोलाइड जो है विषमांगी मिश्रण है। उदाहरण के लिए शर्करा और रेत का मिश्रण, नदी का गंदा पानी, साबुन विलयन। अब आ जाइए, सामान्य लवण प्लस नींबू का रस, ये समांगी मिश्रण है। रेत और नींबू का रस विषमांगी मिश्रण है। पानी और नींबू का रस समांगी मिश्रण है और सामान्य लवण और पानी समांगी मिश्रण है। ठीक है, यह है एग्जाम्पल। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अधिकतर प्रश्न थे इसमें जनरल साइंस के। इन सभी जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट हैं इनका PDF प्राप्त कर सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद।